नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राम पवार। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश सरकार के परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी। स्कूल शिक्षा विभाग की सबसे पहले बात करते हैं, क्या कुछ नवाचार चल रहा है स्कूल शिक्षा विभाग में? एक्चुअली जहाँ तक स्कूल शिक्षा का विषय है, मुझे लगता है इसमें नवाचार की बहुत संभावना नहीं होती। इसमें जो व्यवस्था चल रही है उसमें समय के साथ एक आवश्यक परिवर्तन जिनकी आवश्यकता रहती है। हर युग में आज के 20 साल पहले अलग तरह का शिक्षा का तंत्र था, वर्तमान में अलग तरह का है। भविष्य बच्चों को एक अलग तरह की शिक्षा की तरफ हमको बढ़ाने की आवश्यकता है। स्वाभाविक रूप से उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और जो डिजिटल एजुकेशन है, हमारा स्मार्ट क्लासेस हैं, अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से बच्चों को तैयार करना है, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देना है, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो इस तरह के हमारे साइंस एग्जीबिशंस आते हैं, साइंस फेयर आते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें ज़रूर हम नवाचार में इनको रख सकते हैं। और हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं जो आज के समय के बच्चे को आगे आने वाले, जब वो वयस्क होगा, जब उसको जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, उन चीज़ों में ढालकर उस तरह से आगे बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, चूंकि डिजिटल युग है तो डिजिटल में क्या कुछ खास, और क्या एआई को भी शामिल कर रहे हैं बड़ी क्लासेस के लिए? नहीं, स्वाभाविक रूप से एआई का अपना एक उपयोग है, लेकिन एआई पे निर्भरता कहीं ना कहीं मुझे लगता है चुनौती भी है। हम लोग इसमें सामंजस्य बना रहे हैं, कितना एआई का उपयोग करना है, किस लेवल तक हमको जाना है। अभी बहुत शुरुआती दौर में है, लेकिन डिजिटल एजुकेशन में हम लोग उस पर काफ़ी आगे बढ़े हैं। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं। हम लोग मतलब हमारा लक्ष्य ये है कि अगले 2 सालों में हम हाई स्कूल हायर सेकेंडरी लेवल पर स्मार्ट क्लासेस, हमारी 100% हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल स्मार्ट क्लासेस से जुड़े हों। और मतलब हमारे कंप्यूटर लैब्स अच्छे हाईटेक तरीके से हम तैयार करके उनको दे सकें। उस पर लगभग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं हम, और उस पर हर दिन हम बेहतर काम कर रहे हैं। अच्छा सर, शासकीय स्कूलों में टेक्नोलॉजी आती है, हमने पहले भी आपको शायद याद होगा कि हेड स्टार्ट करके कंप्यूटर आया था, काफ़ी पहले की बात है, लेकिन वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी धरी रह जाती है, मतलब बच्चों को लाभ नहीं मिल पाता है। नहीं, अब तो बहुत ही मतलब बड़े ट्रांसपेरेंट मोड पे हम लोग काम करते हैं। और दुनिया के जो बड़े प्लेयर्स हैं वो चीज़ें उपलब्ध कराएं हमको। हम इस तरह का मापदंड अपने, जैसे हमें सपोज कंप्यूटर परचेज करना है विभाग को, तो हम उस तरह से उस पर जाते हैं कि जो बड़े कंप्यूटर के हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उसमें बिडिंग में शामिल हों, और वो क्वालिटी प्रोडक्ट हमको सप्लाई करें। इस तरह का हम इन चीज़ों से बचते हैं कि स्थानीय स्तर की चीज़ें आ जाएं, या जो एक हम स्थानीय भाषा में कहते हैं कि चाइना मेड आ गया। तो इस तरह की हल्की चीज़ें बच्चों के सामने ना जाएं, क्वालिटी प्रोडक्ट हम नीचे स्कूल में भेजें। इस बात को लेके विभाग सतर्क रहता है। छात्रों की पुस्तक और ड्रेस को लेकर काफ़ी इश्यूज रहते हैं। अभी आरटीई के तहत, शिक्षा के अधिकार कानून के तहत, क्लास फर्स्ट से लेकर 8th तक जो एनसीईआरटी की पुस्तक उसको अनिवार्य किया गया था, उसके बावजूद प्राइवेट स्कूल प्राइवेट किताबें खरीदने को मजबूर करता है। उसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, हम लोग बदल रहे हैं इसमें। मैं जिस समय आपके साथ बैठा हूँ, हम लोगों ने यूनिफॉर्म का पैसा डीबीटी कर दिया, हम बच्चों को साइकिल बांट चुके, हम बच्चों की स्कॉलरशिप दे चुके, हम जो आरटीई का पैसा प्राइवेट स्कूल में जो बच्चा शासकीय मदद से पढ़ता है, जो फीस सरकार जमा करती है उसकी आरटीई के तहत, वो पैसा हमने 23-24 का ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद में हमने जो टॉपर्स बच्चे हैं उनको लैपटॉप दे चुके, स्कूटी। मतलब हम, ये शायद मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सितंबर माह जाते जाते अक्टूबर फर्स्ट वीक में हम सारी चीज़ें पूरी कर चुके। अब एकेडमिक ईयर में केवल पढ़ाई है, बच्चों की तैयारी है, उनको ट्रेनिंग कराना है, एग्ज़ाम कराना है, ये काम बचा है। लेकिन सर, बात पुस्तकों की थी कि और जहाँ खरीदने तक के लिए पुस्तकों का सवाल है, हम लोगों ने पिछले 2 सालों में प्राइवेट स्कूल्स में फ़ीस को लेकर जो अनियमितताएँ थी, मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि सैकड़ों करोड़ रुपया पेरेंट्स का स्कूल ने वापस किया है। ऐसा पहली बार हुआ मध्य प्रदेश के इतिहास में। हमने जिला स्तर पर बुक फेयर्स लगाए जिससे बच्चों को सस्ते दाम पर बुक्स मिल सके। इस साल हम एक कदम और आगे बढ़े हैं। इस बार हमने तय किया है कि जो शासकीय बच्चों को हम मुफ्त में सिलेबस उपलब्ध कराते हैं, हम आगामी सालों में
हमारे पास समय है, संसाधन है। हम जो शासकीय बच्चों को किताब छापते हैं, हम एनसीईआरटी एससीईआरटी का सिलेबस के साथ हम सरप्लस किताबें छापेंगे और वो हम तहसील स्तर पर ले जाकर उनके बुक फेयर लगाएंगे कि प्राइवेट स्कूल का पालक भी, बच्चा भी जाके शासकीय किताबें जिनकी कीमत 400 रुपये, 350 रुपये के आसपास होगी, एक क्लास का पूरा सिलेबस उनका सस्ते दर पर हम उपलब्ध कराएं। और ये सरकार इस पर पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। और आप देखना, जो किताबों में एक जो अनियमितता की बात चलती है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, उसको हम मतलब काफ़ी हद तक चेक करने का काम करेंगे। आपने बोला कि सरप्लस पुस्तकें छापेंगे, तो क्या लगता है अभी आपको कमी है? क्योंकि कई जगह शिकायतें आती है कि एनसीईआरटी और राज्य शिक्षा केंद्र की बुकों में कमी है। नहीं, मैं बताऊं आपको, इस साल हम लोगों ने अप्रैल फर्स्ट वीक में 90% संकुल केंद्रों पे हमारी एनसीईआरटी एससीईआरटी की बुक्स जो सिलेबस है 100% सिलेबस 95%, 92% स्कूल्स में हमने अप्रैल के महीने में भेज दिया था। बच्चे जुलाई में दोबारा जब स्कूलों में आए हैं तो उनके पास में लगभग 98% स्कूल्स के बच्चों के पास अपना सिलेबस है, बुक्स हैं, जो पहले कभी अक्टूबर नवंबर में मिला करती थी, हमने अप्रैल में दे दी। और अगले साल से मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हम सारी चीज़ें मतलब बुक्स हैं, दूसरे जो संसाधन हैं, यूनिफॉर्म है, सारी चीज़ें हम एकेडमिक ईयर के पहले दूसरे महीने में बच्चों को उपलब्ध करा देंगे। सरकार जब निजी स्कूलों को मान्यता देती है तो सारे नॉर्म्स देखती है, सारे मापदंड देखती है, लेकिन सरकार खुद के स्कूलों में, सरकारी स्कूल में वो मापदंड का पालन नहीं किया जा रहा है, जैसे 30 बच्चों पर एक टीचर। नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हम बच्चों के नॉर्म्स के हिसाब से, हमारे पास पूर्णकालिक शिक्षक नहीं है तो हम अतिथि शिक्षक लगाकर उसकी पूर्ति करते हैं। हर हाल में 35 के ऊपर दूसरा शिक्षक होगा, वो हमारा मतलब पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हम उस पर क्रियान्वयन कर रहे हैं। आज कहीं अखबार खबर देख रहा था मैं, किसी अखबार ने पूरे हिंदुस्तान का एक डिटेल निकाला हुआ है। उन्होंने ये लिखा है कि 35 के ऊपर एक शिक्षक, वो शिक्षक को क्या, जो पूर्णकालिक शिक्षक हमारा जो फुल टाइम टीचर जो है उसको आंकड़े लेते हैं, लेकिन जो अतिथि जिसको लगाकर हम वो कंपनसेट कर रहे हैं, उस जगह को मतलब भरने का काम करते हैं, उसको वो नहीं गिनते। तो हम लगभग 75,000 अतिथि शिक्षक हमारे जो वैकेंसीज हमारी हैं उस जगह पर वो काम करते हैं और हम भर्ती भी कर रहे हैं, लगातार भर्ती कर रहे हैं। हम अतिथि शिक्षकों को उसमें आरक्षण दे रहे हैं, जिससे कि उनको जीवन में जो अनुभव उनको मिला है उसके आधार पर वो शासकीय नौकरी में आ सकें। तो इस पर सरकार बिल्कुल सतर्क होकर काम कर रही है। और मतलब ऐसे स्कूल आपको बिरले कहीं भूल चूक से कोई छूटा हो जहाँ बच्चों के अनुपात में शिक्षक नहीं है, अन्यथा हमने कोशिश करी है कि हर स्कूल स्तर पर जहाँ जितने बच्चों की आवश्यकता है, बच्चे जहाँ पर शिक्षक की आवश्यकता है, उतने शिक्षक हम उसको उपलब्ध करा सकें। अच्छा, अतिथि शिक्षकों को लेके बोला, तो अतिथि शिक्षकों को परमानेंट क्यों नहीं किया जा रहा? क्या उसके लिए एग्जाम जरूरी है, कंपलसरी है? 100% जरूरी है, क्योंकि आप मतलब बच्चों के भविष्य के साथ अतिथि शिक्षक है। अभी हमारे उसके मापदंड अलग तरह के हैं, लेकिन पात्रता परीक्षा, आप जर्नलिस्ट हैं, आपको जिम्मेदार जगह पर बिठाया गया है, आप सामान्य रूप से कहीं अखबारों में लिख रहे होंगे, छोटे जगहों पर काम कर रहे होंगे, और लाके आपको सीधा ईएमएस के यहाँ बिठा दिया जाए अनट्रेंड व्यक्ति को। जो हाल आप करोगे मीडिया हाउस का, वही वो करेगा। इसलिए ट्रेनिंग, एग्जाम और पात्रता परीक्षा पास कर, जब आप पात्रता परीक्षा पास करोगे तो मतलब ये मान के चलोगे कि आप हमारे उस लेवल को क्वालिफाई कर रहे हो, आप जो एक्सपेक्टेड है, जो बच्चों के लिए आवश्यक है। तो आपको क्या लगता है कि कहीं अतिथि टीचर 5-5 साल से पढ़ा रहे तो वो क्या वो पात्र नहीं थे? नहीं, ये नहीं है। वो बीएड, बीटीआई इस तरह के मापदंड पूरे कर रहे थे, लेकिन आपको भर्ती का मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा। 4 अच्छे लोग हैं, आपको 2 की आवश्यकता है, आप कैसे उठाओगे उसमें से? अनुभव आधार बनेगा, मार्क्स आधार बनेंगे, एग्जाम के अंदर परफॉर्मेंस आधार बनेगी, उसके बाद जो टॉपर्स निकल के आएंगे वो क्वालिटी प्रोडक्ट होगा आपके लिए, जिसका आप बच्चों के लिए उपयोग कर सकते हो आप। तो हर जगह आपको, क्योंकि संख्या बल बहुत है, आप 1000 पोस्ट का एग्जाम निकालते हो, लाखों लोग उसे पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप क्वालिटी निकल के आती है। और हर अतिथि जो हमारा शिक्षक बने, इस बात की चिंता कर रहे हैं हम, इसलिए उनको आरक्षण भी दे रहे हैं, अतिथियों को आरक्षण दे रहे हैं, जिससे कि अतिथि हमारा जो है अनुभव के आधार पर अपना पात्रता परीक्षा के साथ में उसको हम अलग से मार्क्स उसको दे रहे हैं, जिससे कि वो शिक्षक बन सके। एमपी बोर्ड के जो बच्चे रहते हैं उनको कई बार आप लैपटॉप की फैसिलिटीज देते हैं, स्कूटी प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन सीबीएसई के बच्चों को क्यों नहीं दिया जाता ये सब कुछ? नहीं, वो इसलिए देखो, सीबीएसई कहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे? प्राइवेट स्कूल्स में। हम
शासकीय स्कूल के बच्चों को देते हैं। नहीं, कई केंद्रीय विद्यालय भी है, केंद्रीय विद्यालय हैं, क्योंकि वो भी मध्य प्रदेश के निवासी, वो छात्र भी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। उसमें संसाधन सुविधाएं जो हैं भारत सरकार की तरफ से प्रोवाइड कराया जाती है। एक सिस्टम है, रेलवे मध्य प्रदेश से निकल के जाती है। अब कोई कहे कि रेलवे स्टेशन भोपाल से जा रहा है, प्रदेश सरकार उसमें काम करे, वहाँ दखल दे। ये फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल सिस्टम इस देश में है, हमारा संघीय ढांचा है, हर जगह हर एक के दायित्व तय हैं। हमारा दखल सेंट्रल स्कूल और नवोदय में नहीं है तो नहीं है। हमारे जो स्कूल्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उसमें भारत सरकार दखल नहीं देता तो नहीं देता। सबकी अपनी मर्यादाएं हैं, उसके अंदर काम करने की हमारी बाध्यता है। कई बार सर छात्र भेदभाव महसूस करते हैं। नहीं, कोई भेदभाव महसूस वही मध्य प्रदेश के निवासी हैं। नजरिए का फर्क है, ये कोई भेदभाव महसूस नहीं करते। वो छात्र जो सेंट्रल स्कूल में जाता है, नवोदय में जाता है, बल्कि हमारा छात्र महसूस करता है कि हम वहाँ क्यों नहीं पहुँच पा रहे। आप उल्टा बता रहे हो, वो छात्र कभी महसूस नहीं करता। हमारे सामान्य बच्चों को, स्कूल के बच्चों को लगता है कि मैं नवोदय में क्यों नहीं पहुंच पा रहा, मैं सेंट्रल स्कूल में क्यों नहीं पहुंच पा रहा। क्यों? उनका मैकेनिज्म है, उनका एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, उस परीक्षा को पास करोगे तब नवोदय में जाओगे। नवोदय में सीधा मतलब वॉक इन नहीं है कि आप आए मार्क्स के आधार पर अंदर हो जाए, एग्जाम के आधार पर अंदर हो गया। तो हमारे बच्चों की हसरत रहती कि हम वहाँ जाए। वहाँ का बच्चा कभी नहीं सोचता कि हमें ये नहीं मिला, कि हमें नहीं मिला। वो एक लेवल ऊपर अपने आप को मान के चलता है। इसलिए हमने मध्य प्रदेश में हम एक्सीलेंस स्कूलों में गए, हम मॉडल स्कूल्स में गए, हम सांदीपनी स्कूल्स हम बना रहे हैं। तो ये इसलिए हम कर रहे हैं कि हम उस लेवल को छूना चाहते हैं। हमारे बच्चे के अंदर कहीं ये भावना नहीं आना चाहिए कि हम सेंट्रल स्कूल के बराबर नहीं है, या नवोदय के बराबर नहीं है, या हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के बराबर नहीं। इसलिए हम उनको और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज देने की कोशिश कर रहे हैं। परिवहन विभाग से जुड़ा सवाल, परिवहन चेक पोस्ट को बंद कर दिए गए हैं, उसके बाद भी अवैध वसूली जारी है, कई जगह के वीडियो सामने आ रहे हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं, उसमें बराबर का दोष है। मैं मतलब आज जिम्मेदारी से कह रहा हूं आपको, आमतौर पर जनप्रतिनिधि इस बात को कहने में संकोच करते हैं। कमियां हैं, मैं इस बात को इनकार नहीं कर रहा, और सिस्टम को हमने सुधारा है, और 98% सिस्टम हमने ठीक भी किया है। जो पहले शिकायत आती थी कि एक अनैतिक गतिविधियों की, इसकी, हमने चेक पोस्ट बंद की, लेकिन हम जांच बंद नहीं कर सकते। हमारे जिन मापदंडों पे हमको जांच करना है वो हम 100% करेंगे। वो कितना ही दबाव बना के करना पड़े, हम ओवरलोडिंग नहीं चलने देंगे, हम अवैध पेपर्स के साथ नहीं चलने देंगे, हम अवैध रजिस्टर्ड वाहनों को हम नहीं चलने। मेरे खुद के ज़िले में नागालैंड के रजिस्टर्ड वाहन अगर हम रोक के नहीं उनको जाँच करते, कैसे पकड़े जाते। वो 3 वाहन फर्जी तरीके से जो अपना जीवन पूरा कर चुके हैं, वो नए तरीके से रजिस्टर्ड होकर वो चल रहे हैं वहाँ पर। तो ये जब तक आप रोकोगे नहीं, जांच नहीं करोगे, चीज़ें पकड़ में नहीं आएंगी। हम 100% जांच करेंगे, ताकत से करेंगे, लेकिन अवैध वसूली नहीं होगी। उसमें क्या खेल चलता था आप भी जानते हो। मतलब ये चीज़ें सब समझते हैं, उनको काफ़ी हद तक हम लोगों ने कंट्रोल किया। और हमारा जो प्रशासनिक अमला, हमारे अधिकारी हैं, जो हमारा पूरा एक विभाग काम करता, पूरा सख्ती के साथ हम लोग कर रहे हैं। कार्रवाइयाँ भी की हैं, निलंबन भी किए हैं, अटैचमेंट भी हम करते हैं, और हम फेसलेस भी करने जा रहे हैं। पहले क्या था कि चीज़ों को चालान करते थे, नगद पैसा लेते थे। हमने सिस्टम कर दिया, आप नगद पैसा लेकर चालान करोगे नहीं। नगद पैसा लगना नहीं तो आपको देना क्यों? देता वही है जो कुछ अनैतिक काम कर रहा है। आप में कमियां हैं इसलिए आप ऑफर करते हो, तो संगति पैदा होती है। इसलिए हमने कहा है कि आप तो मशीन से डिजिटल करेंसी कलेक्ट करो। आप सीधा अपना जो है ई बैंकिंग का इस्तेमाल करो, आप नेट बैंकिंग के थ्रू अपना चालान है, आपका टैक्स जमा करना है, कुछ फेसलेस सर्विसेज हम चालू कर रहे हैं। और जो हमारा आरटीओ ऑफिसेज हैं या जहाँ पर भी हैं, हम उसको इतना डिजिटली साउंड करने वाले हैं, कर चुके हैं। भोपाल में हमने पायलट में चालू भी किया है पिछले दिनों, कि आपको आवश्यकता ही नहीं किसी अधिकारी से बात करने की। आपको परमिट चाहिए बस का, घर बैठे ऑनलाइन बनाओ। आपको टैक्स जमा करना है, घर बैठे आप जमा कर दो। लर्निंग लाइसेंस आपने बनाना है, मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करके बना लो। आपको एक बार जाना है, जब आपका दूसरा ड्राइविंग, जब परमानेंट लाइसेंस बनता है, एक समय आपको जाना है वहाँ, जो भी आपके ज़रूरी बाध्यताएँ हैं उनको पूरा करिए, आप उसका लाइसेंस लीजिए। और हम एक कदम आगे बढ़े हैं कि व्यक्ति को सुविधा देंगे, जिसको ऑफिस जाना ही नहीं है उसको हम पासपोर्ट ऑफिस की तरह चीज़ें घर भेज कर देंगे। आप लाइसेंस आपने बनाया, आप वहाँ पर जाओ, अपना जो डिजिटल फॉर्मेलिटीज करके घर आ जाओ, आपका लाइसेंस घर पहुँचेगा। आपका रजिस्ट्रेशन की कॉपी है, दूसरी चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे हम लोग ठीक कर रहे हैं। और जब फेसलेस सर्विसेज होंगी, पूरे दुनिया में पहले से है, भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़े हैं।
और डिजिटल इंडिया का जो सपना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, उसकी तरफ मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार तेज़ी से काम कर रही है। और मैं जिम्मेदारी और संतोष के साथ बात को आपके सामने कह सकता हूँ कि आगामी समय में परिवहन विभाग, हमारी कोशिश है कि इसको हम 100% फेसलेस कर दें, कि संपर्क के बिना आपकी जो आवश्यक चीज़ें, रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल हो सके। लाइसेंस और आरसी कार्ड को लेकर बड़ी गहमागहमी चल रही है। 200 रुपए लेने के बाद भी कार्ड उपलब्ध नहीं करा पा रही है सरकार। उसकी वजह जो हमारी पहले कंपनी काम करती थी, उसके साथ कोई इश्यूज थे। वो कंपनी ने एक तरफा काम विड्रॉ कर लिया, छोड़ के चली गई, लिटिगेशन में है, कोर्ट में उसके साथ केस चल रहा है। स्वाभाविक रूप से चलते हुए काम को जब कोई छोड़ के जाता है तो दूसरी एजेंसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बड़ी प्रक्रिया रहती है। हम उस प्रक्रिया के दौर से गुजर रहे हैं, और जैसे ही ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन का हमारा जो हार्ड कॉपी देने का, जो डिजिटल कॉपी देने की हमारी बाध्यता है, जब नई एजेंसी हो जाएगी तो जिनका हमने पैसा जमा करवा रहे हैं, हर एक को उसके घर पहुंचा के हम वो देंगे। उनका पैसा इस बात के लिए नहीं लिया कि हमने आपसे ले लिया और हम कह रहे हैं सॉफ्ट कॉपी। लेकिन सर लंबा समय होगा, कम से कम 1 साल कंप्लीट होने वाला है। स्वाभाविक रूप से मेरी खुद की गाड़ी अभी तक नहीं आएगा। नहीं, आपका है रजिस्टर, आप तो ऑनलाइन निकालो उसको, आपका रजिस्टर सॉफ्ट कॉपी लेके चलो आप। लेकिन अतिरिक्त शुल्क जमा करने के बाद भी नहीं आ रहा है। नहीं, अतिरिक्त शुल्क जमा नहीं, आपने जो शुल्क जमा करी है उसकी हार्ड कॉपी आपको मिलेगी। कब मिलेगी? जब हमारी एजेंसी, हम किससे बनवाए हैं बताइए आप। अगर हम आपको काम दे देते हैं, आरोप लगेगा कि इनने पहचान वाले को दे दिया। हमें प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। हम टेंडर हमारा लगभग फ्लोट होने वाला है। टेंडर में जो एजेंसी आएगी उसको वो काम मिलेगा, और वो एजेंसी सबसे पहले पुराने बकायादारों के जो है हार्ड कॉपी उनको भेजने का काम करेगी। और फिर धीरे हमारी कोशिश होगी कि एजेंसी तय होने के बाद पहले 6 महीने में हम पुरानी पूरी जो ड्यूज़ है उसको क्लियर करें, और हर दिन जो ड्राइविंग लाइसेंस बनना है, रजिस्ट्रेशन बनना है, उसको हम वो कॉपी उसको उपलब्ध करा सकें। मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग बड़ी गाड़ियों से काफ़ी बड़ी मात्रा में टैक्सेस लेता है। आपने देखो कई सारी बड़ी बड़ी लग्जरी बसें दूसरे राज्य से खरीदते हैं, तो मध्य प्रदेश को काफ़ी टैक्स का नुकसान होता है। विधानसभा में शायद विपक्ष ने मुद्दा उठाया था, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो तो क्या है, टैक्स रेट के कारण, डीजल प्राइस के कारण, ये सब हर राज्य का टैक्स की अपनी व्यवस्था रहती है। अभी कई राज्यों में तिमाही का कर लेते हैं, हमारे यहाँ लाइफ टाइम टैक्स लेते हैं। तो उस पर भी हम विचार कर रहे हैं कि अगर वित्तीय जो अकेला हमारे निर्णय से नहीं होता, वित्त विभाग अगर इजाज़त देगा कि हाँ ये परिवर्तन करने से मध्य प्रदेश के वित्तीय प्रबंधन पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हम उस पर आगे बढ़ सकते हैं। हमने अधिकारियों से कहा है कि जिन राज्यों में तिमाही टैक्स है वहाँ लोग वाहन रजिस्टर करा रहे हो, चलाते हैं हमारे यहाँ, क्या हम ये कर सकते हैं क्या? तो उस पर हम समझ रहे हैं, उसका एक असेसमेंट कर रहे हैं, इससे क्या फ़र्क आएगा, इसको करने से हमें वित्तीय कुछ लाभ होगा कि नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हमने ये कर भी दिया और कोई ज़्यादा लाभ नहीं होता, लोगों को लाभ नहीं होता। तो हम चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रदेश के वित्तीय प्रबंधन के हिसाब से, लोगों की सुविधा के हिसाब से, और सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की जो हमारी योजना है उसके हिसाब से जो बेहतर होता है हम वो निर्णय करते हैं। सर एक आखिरी सवाल आपसे, बीच में सूरज शर्मा के यहाँ लोकायुक्त के छापे पड़े थे, मामला यूडब्ल्यू में गया था, तो क्या कुछ स्थिति उस केस को लेकर? सेकंड, एक पत्रकारों की लिस्ट वायरल हुई थी परिवहन विभाग से जुड़ी, जिसमें कई सारे पत्रकारों के नाम थे कि वो पर मंथ पैसा लेते थे। ये चूँकि मामला सब जुडिश है, न्यायालय में मामला चल रहा है, कुछ जेल में है, कुछ बाहर हैं, और माननीय न्यायालय में जब प्रकरण रहता है तो मुझे लगता है हम जैसे जिम्मेदार लोगों को उस पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। एक पत्रकारों की लिस्ट भी वायरल हुई थी कि पर मंथ, वो पत्रकारों की लिस्ट अगर वायरल हुई होगी तो न्यायालय के पास भी होगी, वो न्यायालय उस पर क्या करेगा, उनको सुनेगा, बुलाएगा, नहीं बुलाएगा, ये माननीय न्यायालय तय करेगी। इसलिए मुझे लगता है कि हमको इन सब विषयों पर चर्चा करने से अभी तो बचना चाहिए। तो हमारे साथ ये थे परिवहन स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह। अगली बार फिर किसी हस्ती के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार। थैंक यू।